ज़्यादा है। हो गया स्टार्ट? जी। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we are going to reading first short story Once Upon a Time, written by Nadine Gordimer. According to it's a notes from notes I am reading. According to Bazin is a critic. Nadine Gordimer says she is not a political person, yet her writings document decade by decade the impact of politics on personal lives and what an increasingly radical white South African women felt, thought and imagined during the rise and fall of apartheid. अच्छा, बेजिन जो है वो कहता है कि नदीन गोर्डिमर, उसका ये कोट है कि नदीन गोर्डिमर का कहना ये है कि मैं एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, जिस तरह सीमा सिनी का भी यही कहना है। इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि एज अ नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिक्स डिस्कस करें। अगर हम उसकी पॉइंट्स को देखें तो उसमें वो हमें पॉलिटिकल लगता है, लेकिन वो भी बात ह्यूमनिज्म के ऊपर ही करता है बेसिक, ठीक है। जब आप उसके क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी वो यही कह रहा है क्रिटिक के, नदीन गोर्डिमर खुद ये कहती है कि मैं एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का मेरा पर्पज़ नहीं है। अगर मैं नस्ली तासुब की बात कर रही हूँ तो उससे मुराद ये नहीं है कि मैं कोई एज आ पॉलिटिकली कोई बात समझाना चाहती हूँ, बल्कि मैं एज आ ह्यूमनिस्ट बात कर रही हूँ, वो ये कहना चाहती है। येट हर राइटिंग्स, उसकी जो राइटिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट भी वो राइटिंग में आ जाता है। राइटिंग्स डॉक्यूमेंट यानी कि उसकी जो जितनी भी लिखी हुई चीज़ें हैं, डिकेड बाय डिकेड यानी वक्तन फवक्तन, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन पर्सनल लाइफ, उसकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने आप को शो आउट नहीं करना चाहती एज अ पॉलिटिकल पर्सन, बल्कि वो ये बताना चाहती है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑन पर्सनल लाइफ, ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पर्सन। सेम यही बात सीमा सिनी कर रहा है, ठीक है। आप आजकल पढ़े ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। तो वो यही कहना चाहती है कि वो कहती मैं इस बात को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कॉमन पर्सन की ज़िंदगी के ऊपर, ठीक है ना। ये पॉलिटिक्स है ना कि हम रेसिज्म, नस्ली तासुब के झंझटों में हम पड़े हुए हैं, ठीक है। इन चीज़ों, ये चीज़ें तो बहुत पीछे हमें छोड़ देनी चाहिए थी। जब हम एजुकेटेड हो गए, हमने तालीम हासिल कर ली, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस कर लिए, तब तो हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए ना। और अभी तक हमने नस्ली तासुब के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो वो यही बात करना चाहती है कि वो पॉइंट आउट करना चाहती है कि पॉलिटिक्स के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं पर्सनल लाइफ के ऊपर। जैसे वो बच्चा मर गया तो उसने क्या दिखाया है कि रेसिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्शियस थे, ठीक है, नैरो माइंडेड लोग थे, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा कि उनकी अपनी ही घर की डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है ना। ये वो दिखाना चाहती है। एंड व्हाट एन इंक्रीजिंगली रेडिकल, फिर वो कहता है कि बात को बढ़ाते हुए इंक्रीजिंगली रेडिकल के बुनियादी असल बात वो क्या करना चाहती है, वाइट साउथ अफ्रीकन वीमेन। वो ये बताना चाहती है कि वाइट साउथ अफ्रीकन वीमेन, क्योंकि वो खुद अमेरिकन अफ्रीकन वीमेन है, अमेरिका से भी उसका ताल्लुक है, तो उसने फोकस भी इसी बात पे किया है कि वो कहना चाहती है कि अफ्रीका के अंदर रहने वाली ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, अफ्रीकन ह्यूमन्स हैं, उनको फोकस करते हुए वो बताना चाहती है कि वो क्या महसूस करती हैं, फेल्ट, थॉट, वो क्या सोचती हैं, इमेजिन, और वो क्या तसव्वुर रखती हैं ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ अपार्थाइड। यानी कि राइज एंड फॉल यानी कि बढ़ता और घटता हुआ जो मामला था। अपार्थाइड जो है ना, वो एक स्पेसिफिक एक टर्म यूज़ की गई है ये इसके अंदर कि अफ्रीका के अंदर ख़ास तौर पे जो नस्ली तासुब पाया जाता था ना, नस्ली इम्तियाज पाया जाता था, उसको एक स्पेसिफिक टर्म दे दी गई है, अपार्थाइड का वर्ड यूज़ कर दिया गया। इसको आप हाँ EID है ये। मैंने फिर ये ना इसमें ये इन्होंने बनाए थे तो उसमें ना एंड में भी I के बाद नहीं आएगा, ये मैंने चेक किया था डिक्शनरी में ना, पहले आएगा बाद में नहीं आएगा। तो वो ये बताना चाहती है कि वाइट साउथ अफ्रीकन जो वीमेंस हैं वो क्या महसूस, उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट, ठीक है, और उनकी इमेजिनेशंस, यानी कि उनकी ज़िंदगी का जो तमाम तर सर्कल है ना, उसको उसने दिखाया है उन हालात में जब जनूबी अफ्रीका के अंदर नस्ली तासुब फैल रहा था, ठीक है ना। ये उसने ये कोटेशन तो हो गई, ये कोटेशन तो आपने वैसे याद ही कर लेनी है। अफ्रीकन
टर्मोइल इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरीज, अफ्रीका के अंदर आने वाली जो तमाम तर परेशानियां थी उसको रिफ्लेक्ट किया गया है इन द स्टोरीज, इन स्टोरीज में बाय नदीम गॉर्डिमर, जो कि नदीम गॉर्डिमर ने लिखी हैं। शी डिस्क्राइब्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन सोसाइटी। वो ज़्यादातर क्या डिस्क्राइब करती है अपनी इस स्टोरीज़ के अंदर? डिसइंटीग्रेशन को। डिसइंटीग्रेशन मतलब इंतशार, ठीक है, यानी कि सोशल हवाले से टूट फूट का शिकार हो जाना, ठीक है। जब नस्ली तासुब आ जाती है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो मुआशरा जो है वो एक टूट फूट का शिकार हो जाता है, ठीक है, उसको आप डिसइंटीग्रेशन कह सकते हो। तो वो जो अफ्रीका के अंदर जो मुआशरा टूट फूट का शिकार था, किस वजह से? अंग्रेज़ों की सप्रेशन की वजह से, और वो जो एक नस्ली तासुब वहाँ पे कायम हो गया था, ठीक है। यानी कि अब जो दूसरे नीग्रोज थे उनको कोई ह्यूमन समझता ही नहीं था, ठीक है, उनको स्लेव लाइक वो ट्रीट कर रहे थे लोग। तो इन तमाम मामलात को आप डिसइंटीग्रेशन का नाम दे सकते हो। तो वो डिसइंटीग्रेशन जो साउथ सोसाइटी के अंदर फैल रही थी, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको वो हाईलाइट करती है। हर वर्क्स ओफन कंसर्न एग्जाइल एंड एलियनेशन। उसके ज़्यादातर जो काम जो उसने राइटिंग्स की हैं वो ज़्यादातर कंसर्न रखती हैं कि एग्जाइल, यानी कि कब किसको एग्जाइल कर दिया गया, इस बात को वो प्रोमिनेंट करती है। एंड एलियनेशन, एलियनेशन वैसे तो एलियनेशन जो है ना वो अलग अलग होने को भी कहते हैं। इसमें मेरा ख्याल है आए बताइए, यानी कि एलिनेशन इफेक्ट का लफ्ज़ अक्सर यूज़ हुआ है इसमें, एरिस्टोटल में भी, रायमंड में भी, कि जी ऑडियंस के ऊपर एलिनेशन इफेक्ट पड़ता है। यानी कि मॉडर्न रीडर है ना, मॉडर्न ऑडियंस जो है वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखती है, ठीक है, इसको एलिनेशन का, वहाँ पे भी एलिनेशन का वर्ड आ जाता है। लेकिन यहाँ वैसे अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है जुनूनपन, ठीक है, जुनूनीपन की कैफियत को कहते हैं। तो अपने काम के अंदर जो राइटर है वो ज़्यादातर एग्ज़ाइल के ऊपर बात करती है, ठीक है। अफ्रीका के अंदर क्योंकि जब वहाँ पे स्लेवरी हो रही थी सारे इश्यूज से, तो एग्ज़ाइल का मैटर भी साथ ही है ना, तो एग्ज़ाइल होने को वो बयान करती है। और वहाँ पे जो लोगों के अंदर एक अजीब किस्म का जुनूनीपन सा था, जैसे इस स्टोरी को भी पढ़ के हमें नज़र आता है, उसको वो हाईलाइट करती है। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, वो एक मजबूत किस्म की मुखालफत करती है, अगेंस्ट चलती है, ओपोनेंट ऑफ हर कंट्रीज एपार्थाइड पॉलिसी। उसके कंट्री यानी अफ्रीका के अंदर जो एक एपार्थाइड पॉलिसी चल रही थी ना, पीछे हम पढ़ के आए हैं, नस्ली तासुब की जो एक वहाँ पे चल रहा था, यानी कि वो एक पॉलिसी उन्होंने लगाई हुई थी कि इस पॉलिसी के तहत ही ये मुल्क चलेगा, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। तो उसकी वो अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली उसकी मुखालफत करती है। किस चीज़ की वो मुखालफत बेसिकली कर रही है? रेसिज्म की, जिस नस्ली तासुब को ख़त्म करो, जो ब्लैक पीपल हैं वो भी इंसान है, ठीक है ना। एंड कंसर्न्स अबाउट ब्लैक वाइट रिलेशंस, और वो ज़्यादातर ताल्लुक़ अपने ज़ाहिर करती है ब्लैक वाइट रिलेशंस के ऊपर। वैसे इस लाइन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है अगर हम कंसर्न्स का वर्ड ना निकाल दें बीच में से, कि वो अगेंस्ट बात करती है अपार्थाइड पॉलिसी के और ब्लैक वाइट रिलेशंस के, या फिर फेवर का वर्ड बीच में ऐड किया जा सकता है कि वो फेवर देती है ब्लैक वाइट रिलेशंस को, ठीक है, एज अ ह्यूमनिस्ट, वो जिस तरह से भी आप उसको कर लो। तो ये उसका एक जिसे कहना चाहिए ओवरऑल उसका व्यू है राइटर के हवाले से। शॉर्ट स्टोरीज में हम इस तरह नहीं करते हैं, यानी कि पहले राइटर का आ जाता है थोड़ा सा, उसके बाद अब ये नेक्स्ट पैरा में आ जाएगा कि स्टोरी में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम इज फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब भी होता है ब्रिम, ठीक है, भरा हुआ, फ्रॉड विद करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सोसाइटी। वंस अपॉन अ टाइम जो स्टोरी है वो ब्रिम है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताती है हमें साउथ अफ्रीकन सोसाइटी के। कौन कौन से फीचर्स दिखाती है? एपार्थाइड एटमॉस्फेयर दिखाती है, नस्ली तासुब की जो पॉलिसी वहाँ पे चल रही थी उसके बारे में। अनजस्ट अथॉरिटी, वहाँ पे जो अथॉरिटेटिव पीपल ब्रिटिश बैठे हुए थे उनकी अनजस्ट अथॉरिटी थी। पैशनेट ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों के पैशनेट प्रॉब्लम्स, उसको हाईलाइट ये
स्टोरी करती है। अनफेयर पॉलिटिक्स जो वहाँ पे चल रही थी, फियर, इनसिक्योरिटी, रेसिज्म, ह्यूब्रिस्टिक एटीट्यूड। ह्यूब्रिस्टिक कहते हैं प्राइड को, फखर को। ह्यूब्रिस्टिक एटीट्यूड जो एक लोगों, जैसे इसके अंदर हमें स्टोरी के अंदर उस फैमिली का ह्यूब्रिस्टिक एटीट्यूड नज़र आता है। इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टेंशंस, अच्छा ये अलग ही होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है, ह्यूमन टेंशंस दिखाती है। डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ को दिखाती है। ठीक है, ये थोड़े लफ्ज़ मिलते जुलते हैं। डिसइंटीग्रेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। डिसइंटीग्रेशन मतलब इंतशार, उसमें भी नियर अबाउट ये सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो एक स्पेसिफिक वर्ड है वो इम्तियाज़ के लिए यूज़ होता है, खासकर रंग के जो इम्तियाज़ होता है ना, यानी कलर का जो इम्तियाज़ होता है उसको शो करता है। क्लैश ऑफ रेसेस एंड वायलेंस को ये दिखाती है। गॉर्डिमर रोड इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड एंड आइसोलेटेड सोसाइटी। गॉर्डिमर ने जिस सोसाइटी में अपना ये काम लिखा, जो कुछ भी उसने लिखा, ठीक है, पोलराइज्ड, जनूबी अफ्रीका की वो बात कर रही थी ना, तो वहाँ पे यानी कि जनूबी अफ्रीका की जो एक आइसोलेटेड सोसाइटी थी उसके अंदर बैठ के उसने ये अपने तमाम पर ये काम लिखा है। गॉर्डिमर वॉज ऑफन मिलिटेंटली क्रिटिकल ऑफ साउथ अफ्रीकन लाइफ इन हर फिक्शन। इस फिक्शन की खासकर बात हो रही है जो इसने लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम। इसमें मिलिटेंटली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, यानी स्ट्रिक्टली उसने क्रिटिसाइज किया है साउथ अफ्रीकन लाइफ को अपनी फिक्शन के अंदर। इन हर फिक्शन गॉर्डिमर क्रिएट्स अ रिवर्स फेरी टेल इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द एपार्थाइड साउथ अफ्रीका। अपने इस फिक्शन के अंदर गॉर्डिमर एक रिवर्स फेरी टेल बयान करती है। ठीक है, ये मेरे ख्याल ये कोई परियों की एक कहानी है, जिसमें उन्होंने स्टार्ट में लिखा हुआ था ना कि बच्चों के लिए भी कहानी लिखनी चाहिए, लिखी उसने इसी अंदाज में फेरी टेल की सूरत में है, लेकिन उसके अंदर उसने अपना एक स्पेसिफिक एक थीम रखा है। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट करने के लिए अपार्थाइड साउथ अफ्रीका को वो रिप्रेजेंट करती है, विच वॉज द विक्टिम, जो कि शिकार था किस चीज़ का, अनसीन फियर का। ठीक है, ऐसा खौफ जो देखा ना गया हो। सोशल इनसिक्योरिटीज़ दिखाती है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज दिखाती है। अनफेयरनेस, एलिटिज्म, अच्छा एलिटिज्म भी होता है, इसको ये फ़ख्र गरूर में ही आता है। इलाइट क्लास जो है ना, ये इलाइट से निकला, इलाइट का मतलब होता है अपर क्लास को कहते हैं, ठीक है, तो एलिटिज्म भी यही आ जाता है, फ़ख्र गरूर में ही आ जाता है। बर्गलरीज, नकबजन, इसका तो मुझे खुद भी नहीं पता नकबजन क्या चीज़ है। अच्छा, ईगोइज्म, टेरर एंड इकोनॉमिक रिप्रेशन। किसी की टो में रहना, हाँ 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 होगा, ये होगा, हाँ नकबजनी करना किसी की। ईगोइज्म को दिखाती है, अच्छा ही हो गया। इकोनॉमिकल रिप्रेशन भी इसके अंदर दबाव को भी दिखाती है। गॉर्डिमर्स कैरेक्टर लिव इन द शैडो ऑफ वायलेंस। गॉर्डिमर्स के जितने भी इसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो हमें नज़र आते हैं कि वो शैडो ऑफ वायलेंस के अंदर हैं, थ्रेटन्ड हैं, जो कि बाय अनप्रिडिक्टेबल ब्रूटैलिटी, जो जिन्हें थ्रेड किया जा रहा है अनप्रिडिक्टेबल ब्रूटैलिटी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी का शिकार हैं और अंडर द शैडो ऑफ वायलेंस हैं। हर राइटिंग्स ऑल्सो शो आयरनी एज वेल एज सायर। अब नेक्स्ट जो है बात, ये स्टोरी की बात शुरू हो गई है। इन द स्टोरी देयर इज अ फैमिली हु इज़ लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। एक फैमिली है जो कि हमेशा खुश रहना पसंद करती है। द फैमिली हैज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इस फैमिली के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनके जहनों में है। बाय पेस्टिंग अ प्लेक, उन्होंने अपने घर के बाहर एक पेस्ट कर दिया है, प्लेक एक तख्ती पे लिख के लगा दिया है, स्टेटिंग, जिसके ऊपर लिखा हुआ है यू हैव बीन वॉर्न्ड, कि तुम्हें वॉर्न किया जाता है कि तुम इस घर की तरफ ना देखो। ठीक है, ओवर द सिलहोइटी ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव इंट्रूडर्स। सिलहोइटी यानी कि तस्वीर कशी, तस्वीर या खाका। किसको वॉर्न किया जा रहा है, एक
ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इंट्रूडर्स, यानी कि वो जो इंट्रूडर्स कहा गया उन्हीं को, जो जिनको हम ब्रिटिश कह रहे थे ना, मुदाखलत करने वाले, उनको कहा गया है। यानी कि उनके अगेंस्ट उन्होंने एक तख्ता लिख के लगा दिया था कि इस घर की तरफ कोई ना देखे, ठीक है। बाकायदा उन्होंने ये भी लिख के लगा दिया था कि यू हैव बीन वार्न्ड। द फैमिलीज परस्यूट, और फैमिली की जो ताकुब होता है, उनकी जो तलाश होती है, ऑफ द मेंटल सिक्योरिटी, ठीक है। वो यानी कि फैमिली जो है वो अपनी मेंटल सिक्योरिटी चाहती है, जिसकी वजह से वो ये तमाम चीज़ें कर रही थी। मेंटल सिक्योरिटी की तलाश उनकी बूस्टर यानी कि वो एक, जैसे कहना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का भरा होना, ठीक है ना, ओवर हो जाना, ठीक है। मेंटल सिक्योरिटी बूस्टर यानी कि जो उनके अंदर एक ये बूस्ट कर गई थी चीज़, बहुत ज़्यादा फट गई थी कि जी हमें मेंटल सिक्योरिटी चाहिए। उनको एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, कॉन्शियस ज़्यादा हो गए। हाँ, कॉन्शियस ज़्यादा हो गए थे। बहुत फिनिश्ड, वो फिनिश्ड हो गया कैसे, व्हेन दे लाइंड द आउटसाइड वॉल्स, कि आखिरकार उन्होंने आखिरी काम क्या किया कि अपनी जो आउटलाइन वॉल्स थी, आउटसाइड वॉल्स थी, उनको विद रेजर वायर्स के साथ बंद कर दिया। दैट फॉर्म्ड एन अनकॉन्क्रेबल बैरियर, जिसने क्या बना दिया, अनकॉन्क्रेबल, कभी ना ख़त्म होने वाला बैरियर, उनके लिए कैद बना दिया। कभी ना ख़त्म होने वाली कैद उन तारों ने उनके लिए बना दी, जो उन्होंने अपने घर के गिर्द लगा दी थी। दे वर्चुअली इम्प्रिजन देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ही अपने आप को इम्प्रिजन कर दिया। एवरीथिंग द पेरेंट्स डू टू प्रोटेक्ट देयर होम बिकम यूजलेस, जो भी पेरेंट्स अपने घर को सेव करने के लिए करते वो यूजलेस हो जाता। दे क्रिएट देयर ओन डिस्ट्रक्शन, उन्होंने खुद ही अपनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दी थी। अब इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल का नहीं लिखा गया, क्योंकि वो डिमांड ये करते हैं पेपर वाले कि आपकी स्टोरी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस आपने उसके थीम पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो इतना पैराग्राफ लिख देते हो तो ये जैसे हम दूसरे लिखते हैं राइटर्स, तो हम स्टोरी लिखने तो नहीं ना बैठ जाते, क्योंकि वो चैप्टर को तो पता है। जैसा हमें नोवेल में सर कहते थे आपने स्टोरी लिखनी नहीं, उधर पेपर में बैठ जाना, ठीक है ना। इसी तरह ये शॉर्ट स्टोरीज में भी ऐसे ही है। कोटेशंस आप अच्छे याद करो, स्टोरी का आपको पता हो, इसमें थीम क्या है ये पता हो, और थोड़ा सा आप राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे कि वो किस तरह की राइटिंग करता है या करती है, बस। Godimer's great theme are love and politics। अच्छा, अभी हिना ने तो यहाँ पे लव एंड पॉलिटिक्स लिख दिया, जिसके साथ आप पीस ऐड कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। पीस, ठीक है, ह्यूमनिज्म का वो थीम रखती है, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स की तो वो ऐसा खुद इतनी बात नहीं, हाँ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शी एंटर्स people's most intimate regions to show how private life is violated by the informers and race registers। नेक्स्ट बात ये की गई है कि वो कहती है कि मैंने लोगों की इस तरह से अफ्रीका के लोगों की बात करते हुए वो शो करना चाहती है कि किस तरह से प्राइवेट लाइफ वो लेट हो जाती है इन्फॉर्मर्स की वजह से। इन्फॉर्मर्स वही इंट्रूडर्स हैं, ठीक है, मुखालफत करने वाले। एंड रेस रजिस्टर्स भी वही रेसिज्म में आ जाता है, नस्ली तासुब में आ जाता है। शी सेज, अब ये उसके खुद के अल्फाज हैं, ये लंबी कोट है लेकिन है आसान ये। फॉर मी बीइंग जूइश इज़ लाइक ब्लैक, कहती मेरे लिए जूइश होना, जूइश वही ईसाई होने को कहते हैं, हाँ यहूदी, जूइश हो या ब्लैक हो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। यू सिंपली आर, ये जस्ट वैसे ही कहा है। टू वांट टू डिनाइट, अगर आप इस चीज़ से डिनाई करते हो कि जूइश और ब्लैक में कोई फ़र्क नहीं है तो फिर ये बहुत डिस्गस्टिंग बात है, ठीक है। इट्स अ डेनियल ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर आप ऐसा नस्ली तासुब को बीच में लाते हो तो फिर आप इंसानियत का इनकार करते हो। डेनियल का मतलब इनकार करते हो। देयर इज़ नो शेम, कहती इसमें कोई शेम की बात नहीं है। इन बीइंग ब्लैक, अगर आप ब्लैक हो, एंड देयर इज़ नो शेम इन बीइंग जूइश, और अगर आप जूइश हो। बट आई एम नॉट रिलीजियस, मैं रिलीजियस तो नहीं हूँ। आई हैवंट लेड अ रिलीजियस अपब्रिंगिंग, और ना ही मैंने अपना अपब्रिंगिंग मेरी एज अ रिलीजियस पर्सन हुई है। एंड वेदर आई एम एन अनबिलीवर, बेशक मैं एक अनबिलीवर हूँ। इन टर्म्स ऑफ जेहोव और जीसस क्राइस्ट, जेहोव कहते हैं उसको
गॉड ऑफ हेट को कहते हैं, ठीक है, या उसको मैंने पार्ट 1 के पोएट्री का पेपर दिया ना, इसमें सारे गोडों के नाम लिखे। हाँ, ये उसमें इसका बहुत जिक्र था गॉडों में भी, ठीक है, जेहोव उसमें विलियम ब्लेक ने भी इसका जिक्र किया हुआ है, यानी कि वो गॉड ऑफ हेट है। हाँ, यानी कि ये लाइफ से और जॉय से हेट करता है। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है जेहोव का। हाँ, क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जेहोव गॉड जो है ना वो हाँ हाँ, इसलिए इसे गॉड ऑफ हेट कहा जाता है। जिस तरह वो उसमें कहता है, विलियम ब्लेक कहता है कि टाइगर जो है वो एक फिशफुल फोर्स है ना, एक मतलब कि गुस्से को शो करता है टाइगर। तो वहाँ पे वो उसकी आप एप्रिसिएशन पढ़ो तो वो कहता है कि उसने जेहोव ने बनाया है इसको टाइगर को, और क्राइस्ट ने बनाया है उसको लैम्ब को, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट। तो इस वजह से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिखा। तो कहती है इन टर्म्स ऑफ जेहोव आप लो या जीसस क्राइस्ट लो, मैं तो सिर्फ इंसानियत की बात करती हूँ। टू मी इज द सेम थिंग, मेरे लिए सेम थिंग। अनबिलीवर उसने इस सेंस में देखो, अगर हम ओवरऑल बात करें तो कोई भी शख्स या कोई भी राइटर अनबिलीवर हो नहीं सकता कि वो किसी भी चीज़ पे बिलीव ना करता हो, ठीक है। सबसे बड़ा तो बिलीव इंसान को अपनी ज़ात पे होता है, ठीक है ना, राइटर है या कोई भी पर्सन है। अनबिलीवर उसका वर्ड उसने इसलिए प्रोमिनेंट कर दिया कि वो ये जतलाना चाहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूमनिस्ट, ठीक है, इसलिए उसने अनबिलीवर वो होता है जो किसी भी चीज में, हाँ, जो किसी चीज़ पे यकीन ना रखता। नॉन बिलीवर से ही निकला है। हाँ, नॉन बिलीवर से निकला। अच्छा, इस वजह से आप पूछे थे, अन की वजह से। हाँ, वही नॉन बिलीवर है। टू समिंग अप एज द वाइट साउथ अफ्रीकन वुमेन, इस तरह से वो अपनी बात को समिंग अप करते हुए, एज अ वाइट साउथ अफ्रीकन हर पोजीशन इज स्टिर्ड विद टेंशन, उसकी पोजीशन एक टेंशन से भरी हुई है। क्यों टेंशन से भरी हुई है? क्योंकि 3 of her बुक्स वर बैंड, 3 उसकी बुक्स बैन भी हो चुकी थी इन साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते थे कि इस तरह की राइटिंग लिखी जाए ना। शी चूज्ड नॉट टू अबेंडोन, लेकिन फिर भी उसने उस जगह को छोड़ना पसंद नहीं किया। द इनहॉस्पिटेबल कंट्री, यानी कि वो कंट्री, उस कंट्री को छोड़ना जो कि उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती थी या जहाँ पे उसकी मेहमान नवाजी नहीं की जाती थी। ऑफ हर बर्थ, जहाँ पे वो पैदा हुई थी। एक्सेप्टिंग द ऑब्लिगेशंस, उसने अपने तमाम तर इल्ज़ामात को उसने एक्सेप्ट किया। ऑफ सिटीजनशिप, जो कि एज अ सिटीजनशिप उस पर लगाए गए थे, एज अ सिटीजन उस पर लगाए गए थे। टू हेल्प, क्यों उसने ये तमाम चीज़ें भी बर्दाश्त की ताकि वो हेल्प कर सके। मेक हर कंट्री बेटर, अपनी कंट्री को बेहतर करने के लिए। फिर ग्रीनस्टीन says Gordimer makes no suggestion that she possesses inside knowledge. गोर्डिमर कोई सजेशंस नहीं देती है इस बारे में कि वो कोई इनसाइड नॉलेज रखती है। however achieved, लेकिन फिर भी उसने अचीव किया है। ऑफ द कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसकी तमाम तर जो राइटिंग्स हैं वो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस करती हैं। फ्रॉम विच देयर नॉवल अराइज, जहाँ से उनके नॉवल भी अराइज होते हैं। बढ़िया है। हाँ, इसमें कर ले, देख ले। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ हमें। 1 मिनट भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ।